हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी को आज मैं एक स्पेशल क्लास के अंदर मिल रहा हूं क्योंकि आपको पता होगा जस्ट आपका एग्ज़ाम है। तो इसी एग्ज़ाम के दरमियान ये ऑनलाइन क्लास आपके लिए है, बीए सेकेंडरी वालों के लिए पेपर फर्स्ट, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और इस क्लास में ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको बताया जाएगा वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो मैं भरत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस महत्वपूर्ण क्लास के अंतर्गत। ऑडियो जो भी पढ़ा रहा हूँ नोट भी कर लीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास के अंतर्गत हम लगभग इस को अपने जो पेपर फर्स्ट को इसको पूरा लगभग कवर करने की कोशिश करेंगे जहाँ तक होता है, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, यानी पूरी तरह से आपके ओवरऑल चैप्टर को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। तो सबसे पहला ही आपका जो एग्जाम में प्रश्न आता है वो कहता है तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति, क्योंकि आपको पता है आपका पेपर भी क्या है, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स है। तो अब इसमें तुलनात्मक राजनीति के बारे में प्रश्न आपके आएगा, या ये आ सकता है कि तुलनात्मक राजनीति का अर्थ क्या है। तुलनात्मक राजनीति का अर्थ क्या है? तो तुलनात्मक राजनीति का ऐसे देखा जाए तो दो अर्थ होता है, एक तो परंपरागत और एक आधुनिक अर्थ भी निकलता है। इसमें क्या होता है कि विभिन्न या दो देशों की, या मान लीजिए एक ही देश के अंदर विभिन्न उनके सरकारी संस्थाओं की तुलना की जाती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताऊं, जैसे भारत की, ठीक है ना, अपने इंडिया की जैसे लोकसभा की बात कर लेते हैं। तो लोकसभा की तुलना मान लीजिए अमेरिका की बात करते हैं कि भाई अमेरिका की प्रतिनिधि सभा से करें। किससे करें? प्रतिनिधि सभा, ठीक है, प्रतिनिधि सभा। तो इस तरह से अगर एक देश की राजनीतिक संस्था की तुलना दूसरे देश के राजनीतिक संस्था से कर रहे हैं तो ये कंपेरेटिव पॉलिटिक्स कहलाती है। क्योंकि अब वर्तमान समय में क्या है कि राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या हो गया है कि अब विभिन्न देशों के अलग अलग उनके संस्थाओं की, उनके प्रकारों की, सरकार के अंगों की तुलना की जाती है। तो ये तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं कि तुलनात्मक अध्ययन के बारे में आपको सिंपली ये तो बता दिया कि तुलनात्मक राजनीति होती क्या है। अब अगर मैं आपको कहूँ एक अर्थ, अगर आपको एक अर्थ के बारे में बता दिया जाए कि भाई तुलनात्मक राजनीति के अर्थ के बारे में, इसकी पूरी भाषा है, इसके बारे में पूरी भाषा के बारे में बता दिया जाए तो आप क्या लिखेंगे? पूरी भाषा में आप क्या कहेंगे कि इसकी पूरी भाषा क्या होती है? तो साथ में नोट करिएगा, मैं आपको जो समझा रहा हूँ साथ में नोट भी करना है। मैं आपको पूरी भाषा लिखा देता हूँ, ठीक है ना, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ से तो आपको समझ में आ गया होगा कि तुलनात्मक अध्ययन करना। ठीक है, ये तो अर्थ है। अब एक पूरी भाषा में आपको लिखा लेता हूँ जिससे क्लियर हो जाए आपके दिमाग में कोई बात है। तो वो है एडवर्ड। क्या है? एडवर्ड ए फ्रीमैन। एडवर्ड ए फ्रीमैन ने डेफिनेशन दी है जिसको आप अर्थ के तौर पे, पूरी भाषा के तौर पे याद रखिएगा कि तुलनात्मक राजनीति, तुलनात्मक राजनीति, तुलनात्मक राजनीति संस्थाओं का, तुलनात्मक राजनीति संस्थाओं का, तुलनात्मक राजनीति संस्थाओं का, संस्थाओं एवं सरकारों का, सरकारों का अध्ययन क्या किया जाता है, ठीक है ना। विभिन्न प्रकारों का तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक यहाँ पे लिखना है, तुलनात्मक विवेचन कर लीजिए, विवेचन व विश्लेषण है। तो ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है और ये नोट कर लीजिएगा। क्या क्या किया है कि तुलनात्मक राजनीति क्या है? तुलनात्मक राजनीति संस्थाओं एवं सरकार का तुलनात्मक अध्ययन करना। अभी जैसे एग्जाम्पल में आपको समझाया कि दो देशों की संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन जैसे किया जाता है तो वो तुलनात्मक के रूप में होता है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको एक सिंपली रूप में बताऊँ कि तुलनात्मक
तुलनात्मक राजनीति से जुड़ा कोई अगर प्रश्न आपके और आ सकता है तो वो क्या आ सकता है, तो मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ कि तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न आ सकता है ठीक है, तुलनात्मक राजनीति का विशेष क्षेत्र, यानी तुलनात्मक राजनीति में किन किन एलिमेंट, किन किन तत्वों या किन किन सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है, तुलनात्मक राजनीति में क्या क्या सब्जेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। और वैसे आपको बता देते हैं कि अपने जो कॉलेज की जो प्लेलिस्ट है अपने चैनल की, उस पर अगर आप जाते हैं तो आपको ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो है वो मिल जाएगी, ठीक है। और बात करेंगे तो जनरली आपके कोई इशू है या कोई डाउट है आपके एग्ज़ाम को लेकर, अगर आपको आपके कोई एग्ज़ाम को लेकर अगर डाउट होता है, अभी सन दिनों में जैसे एग्ज़ाम है, और डायरेक्ट अगर मेरे से आंसर चाहते हैं कि सर आप भी उसका कोई सॉल्यूशन दीजिए, तो इसके लिए आप सीधे तौर पर मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और उस चैनल का जैसे नाम है मी एंड माई यूट्यूब क्लास, ठीक है। लेकिन अदरवाइज जैसे आपको पूरा मैटर है वो अपनी साइट पे मिल जाएगा। तो बात करते हैं आगे तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र है। तुलनात्मक राजनीति में किन किन को पढ़ा जाता है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले तो बात करें तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र का, तो दो तरह का होता है, एक तो परंपरावादी विषय क्षेत्र और एक होता है आधुनिक तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक विषय क्षेत्र। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मतलब क्या हो रहा था कि राजनीति को हम देखें तो राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन है। पहले के समय क्या होता था कि जैसे दो देश है तो उन देश के लोकसभा या की संस्थाओं के बारे में अध्ययन किया जाता था। एक्चुअली होता ये था, जैसे बात करें कि भाई दो जगह शादियाँ होती है तो आप जब दोनों जगह झिमड़ में जाते हैं तो फिर कंपेयर करते हैं ना कि भाई इस शादी में थोड़े पकवान कम थे, इस शादी में मिठाया ज़्यादा है, इस शादी में टेस्ट कम था सब्जी में, इसमें बढ़िया था, तो तुलनात्मक करते हैं। तो सिर्फ शॉर्ट तुलना करना और सिर्फ महत्वपूर्ण बातों में तुलना करना, जैसे सरकार के अंगों के बारे में तुलना कर दी जाती है, या हम ऐसा कहें कि किसी दो देशों की सिर्फ और सिर्फ बात करें कार्यपालिका की अंतर्गत तुलना की जाती है तो वो कहलाता है परंपरागत क्षेत्र। हम जैसे बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि भारत की लोकसभा की तुलना हम बात करें अमेरिका की प्रतिनिधि सभा से करें, ठीक है ना, तो इस तरह का सिर्फ अध्ययन जो होता था, इस तरह से जो तुलनात्मक अध्ययन कराता है तो वो विशेष क्षेत्र किसमें आता है, परंपरागत में आता है। किसमें आता है, परंपरावाद में, क्योंकि इस समय क्या है कि तुलनात्मक अध्ययन में कुछ विशेष बातों पर ही तुलना होती थी। तो ये संकुचित कहेंगे, क्या कहेंगे, संकुचित। तो जैसे सरकार के तीन होते, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो सरकार के सिर्फ तीनों अंगों के बारे में ही विभिन्न देशों के मध्य तुलना की जाती है, तो ये पुराना तरीका होता था तुलना का, तो परंपरावादी हो गया, ठीक है। लेकिन ये बात तो मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं आधुनिक। आधुनिक समय में विभिन्न देशों की विभिन्न संस्थाओं की तुलना तो करते ही हैं, लेकिन अब कुछ एडवांस भी होता है। एडवांस क्या होता है, जैसे मैं आपको समझाऊं तो इसमें क्या होता है कि विभिन्न सरकारी अंगों के साथ उन देश के संविधानों की, इन देश में कार्यरत हित समूह की, इसके अलावा बात करें तो मानवीय व्यवहारों, मूल्यों एवं मतदान व्यवहार, यानी वर्तमान में तुलनात्मक राजनीति है वो बहुत ज़्यादा व्यापक क्षेत्र हो गया है, क्योंकि इसके अंतर्गत काफ़ी अलग अलग प्रकार की संस्थाओं व्यवस्थाओं की तुलना की जाती है और साथ ही साथ इनमें इनकी पद्धतियों को महत्व दिया जाता है। तो विभिन्न कानूनों का अध्ययन होता है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र क्या होता है। अब आगे मैं आपको ले जाता हूँ नेक्स्ट कि भाई तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति।
यानी तुलनात्मक राजनीति का नेचर कैसा है। यहाँ पर सिंपल सा लिखिएगा, प्रकृति। तो तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति, तुलनात्मक राजनीति में किस तरह से तुलना होती है, उसकी प्रकृति क्या है। तो दो तरह की प्रकृति होती है, जिसको मैं यहाँ पे नोट करवाऊंगा, ध्यान रखिएगा। एक तो होती है तुलनात्मक राजनीति की लंबात्मक तुलना, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तुलनात्मक राजनीति की अगर मैं इंग्लिश में बताऊं लंबात्मक तुलना, तो जैसे आपको पता लगा वर्टिकल कंपैरिजन, ठीक है ना, वर्टिकल कंपैरिजन। अब वर्टिकल कंपैरिजन जैसे क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं तो एक ही देश के अंतर्गत विभिन्न अलग अलग कालक्रमों में बनी सरकार के मध्य तुलना करना। जैसे मैं बात करूं कि 1952 में लोकसभा की शक्ति और लोकसभा की सदस्य संख्या की तुलना अगर हम 2019 वाली ये जो 17वीं लोकसभा है, ठीक है ना, पहली लोकसभा और 17वीं लोकसभा के मध्य तुलना करूं तो एक ही देश के अंदर उनके विभिन्न संस्था के विभिन्न कालखंडों की तुलना करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है लंबात्मक तुलना। क्या कहलाता है, लंबात्मक तुलना, ठीक है। ये आपको सिंपली ध्यान रखना, ये बहुत इजीली है। इसके अलावा भी क्या होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे वर्टिकल की हम बात आई गई है, तो यहाँ पर मैं आपको जैसे समझाऊँ एक देश के अलग अलग कालखंडों की, या फिर इसके अलावा जैसे बात कर दीजिए सबसे ऊपर सबसे नीचे क्या होता है, जैसे मान लीजिए ग्राम स्तरीय सरकार, ग्राम पंचायत की सरकार होती है, फिर जिला स्तर की सरकार होती है, फिर राज्य स्तर की सरकार होती है, और फिर राष्ट्रीय स्तर की सरकार होती है। तो इस तरह से ये जो तुलना होती है, एक ही देश की विभिन्न, एक ही देश के अंतर्गत उनकी विभिन्न संस्थाओं की जब तुलना करी जाती है, तो जैसे ग्राम पंचायती सरकार की तुलना मान लीजिए राज्य सरकार के साथ तुलना करी जाए, तो इस तरह की जो तुलना होती है वो लंबात्मक तुलना कहलाती है, जिसकी प्रकार की। दूसरा जैसे मैं आपको बताऊं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल को हम यहाँ पर जैसे इनकी वर्ड के अकॉर्डिंग लिखे तो आप लिखे अम्रांतीय तुलना, तुलनात्मक राजनीति की अम्रांतीय तुलना मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम, तो अम्रांतीय तुलना कैसे होती है और किस प्रकार से होती है, तो इसको मैं अगर आपको समझाऊं तो ये राष्ट्रीय सरकारों का अम्रांतीय तुलनात्मक अध्ययन होता है। ऐसी तुलना दो प्रकार से होती है। प्रथम प्रकार को देखिए, एक ही देश में विभिन्न कालखंडों में स्थापित राष्ट्रीय सरकारों की आपस में तुलना। इन राष्ट्रीय सरकारों को हम अलग अलग देखें, जैसे देख लीजिए, मैंने बताया था आपको, जैसे बताया कि भारत की 2019 की तुलना अगर हम करें 1977 की सरकार के साथ, ठीक है ना, तो ये एक देश की तुलना होगी, एक से अधिक देशों की तुलना भी हो सकती है। तो इस तरह से ये तुलना है वो अम्रांतीय तुलना कहलाती है, यानी विभिन्न देशों की जो मैंने यहाँ पर जो पहले बताया था ना, जो पहले इस अम्रांतीय तुलना में जो आपको मतलब क्या कहें, लंबात्मक तुलना में जो पहले वाला जो बताया था ना, एक तो मैंने आपको बताया जैसे ग्राम सभा है वो अलग अलग सभा होगी, जैसे ग्राम सभा, जिला सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय सरकार, वो तो फिर डेफिनेशन होता है कि वो लंबात्मक तुलना होती है। लेकिन अगर वो कहा जाए इससे पहले जैसे मैंने इसमें बताया था, वो इसमें आप काउंट कीजिएगा, क्योंकि एक देश के विभिन्न कालखंडों में बनी सरकार संस्थाओं का तुलनात्मक जो अध्ययन होता है वो अम्रांतीय तुलना में आता है, ठीक है ना। तो जो पहले बताया था इस वाले में काउंट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ओके, तुलनात्मक के बारे में आपको क्लियर हो गया है। अब आते हैं तुलनात्मक राजनीति का विकास।
तो ये प्रश्न आ सकता है भाई तुलनात्मक राजनीति का विकास। तो तुलनात्मक राजनीति के विकास की बात करें तो अध्ययन की दृष्टि से तुलनात्मक राजनीति को 3 खंडों में बांट सकते हैं। कितने खंडों में बांट सकते हैं? 3 खंडों में बांट सकते हैं। पहले तुलनात्मक अध्ययन की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत है द्वितीय महायुद्ध तुलनात्मक राजनीति का विकास। ठीक है, बात करते हैं कि भाई शुरू से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक राजनीति में किस तरह से तुलना हुई है और तुलनात्मक राजनीति का विकास हुआ है और राजनीति आगे तुलनात्मक रूप में बढ़ी है। तो पहला है सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक तुलनात्मक राजनीति का विकास हुआ, इसमें मैं आपको समझाऊंगा। फिर बात करें तुलनात्मक राजनीति में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यानी युद्धोत्तर विकास, ठीक है। और तीसरा आ जाता है वर्तमान। तीसरा क्या आ जाता है? वर्तमान, ठीक है ना, यानी ये वर्तमान समय तुलनात्मक राजनीति का वर्तमान समय। ओके लिए तो यहाँ पर देखिए जो आपको मैं समझाने वाला हूँ कि एक्चुअली क्या होता है कि तुलनात्मक राजनीति अलग अलग खंड कालक्रम में अलग अलग तरह से विकसित हुई है। जैसे बात करो पहला स्टेप, तो पहला स्टेप में आप याद रखिएगा अरस्तु जो ईसा पूर्व के जन्म लिया हुआ है और महान विद्वान है। तो इन्होंने लगभग 158 देशों के संविधानों का वर्णन किया, मतलब संविधानों का अध्ययन किया और 158 देशों के संविधानों का वर्णन करने के बाद इसने अपनी फेमस पुस्तक लिखी थी पॉलिटिक्स। क्या लिखी थी? पॉलिटिक्स। तो इस तरह से अरस्तु के समय भी तुलनात्मक अध्ययन जारी था। अरस्तु ने अलग अलग देशों के संविधानों का अध्ययन किया, तुलना की और एक बढ़िया शासन व्यवस्था के बारे में पुस्तक लिखी थी, वह थी पॉलिटिक्स। तो इस तरह से अरस्तु के समय से तुलनात्मक अध्ययन होता आ रहा है। मैकियावेली लिखे, ठीक है ना, या मॉन्टेस्क्यू लिखे, तो उन्होंने भी अपने अपने क्षेत्र में एक अच्छी शासन व्यवस्था के लिए तुलनात्मक अध्ययन के रूप में लिखा था, जैसे द स्पिरिट ऑफ लॉ। इसके अंतर्गत आप ध्यान रखिए द स्पिरिट ऑफ लॉ जो जैसे पुस्तक लिखी थी, आपको पता होगा मॉन्टेस्क्यू की, तो उन्होंने लिखा कि एक अच्छी शासन व्यवस्था के लिए क्या जरूरी होना चाहिए। तो इसने 2 अलग अलग देशों की तुलना की शासन की और फिर अपनी पुस्तक लिखी थी। तो ये वो चरण है, शुरुआती चरण कि भाई तुलनात्मक राजनीति का विकास शुरुआत में किस तरह से हुआ था, इनका अध्ययन होता था। अब आगे युद्धोत्तर विकास यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देश की राजनीति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया था और इस आए बदलाव के अकॉर्डिंग अब अलग तरह की रणनीति हुई और अलग तरह से तुलनात्मक अध्ययन जारी हुआ था। तो इसके अंदर मैं बताऊं तो जी के रॉबर्ट्स ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जी के रॉबर्ट्स ने कहा कि इस समय युद्धोत्तर राजनीति में काफ़ी बदलाव हुआ था और इस धारा के अंतर्गत यानी इस तुलनात्मक का इस चीज का वर्णन करने वाले जैसे विद्वान है तो एक्सल और मैक्रीडस याद रखिएगा। इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत अध्ययन को जारी रखा यानी तुलनात्मक राजनीति के विकास में योगदान दिया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या हुआ था कि इसके अंदर तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र धीरे धीरे पहले से बड़ा हो गया, यानी इसमें क्या हुआ कि अब तुलना के लिए विभिन्न समस्याओं को भी इसमें उपयोग में लाया गया, यानी संस्थागत तुलना हो, संस्थागत समस्या हो या पृथक्करण हो, तो समस्या का विश्लेषण का भी अध्ययन किया जाने लगा। यानी इस समय अगर कहें तो राजनीति आधुनिकीकरण में प्रवेश कर रही थी। क्या कर रही थी? राजनीति आधुनिकीकरण में प्रवेश कर रही थी। तो फिर तुलनात्मक राजनीति में अब आधुनिकीकरण का प्रवेश होने के बाद क्या हुआ कि विभिन्न जो संस्थाएं थी इन संस्थाओं का तो अध्ययन होता ही था तुलनात्मक में, लेकिन साथ ही साथ इन संस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन के साथ साथ इनके विकास पर भी ध्यान दिया गया। क्या दिया गया कि भाई संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन है वो किस तरह से आगे बढ़े और फिर विभिन्न देशों की संस्थाओं का विश्लेषण, संश्लेषण एवं राजनीति की समस्याओं के ऊपर भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाने लगा। तो ये सेकंड फेज में तुलनात्मक राजनीति में इन विद्वानों ने योगदान दिया है। अब बात करते हैं तीसरे चरण में तुलनात्मक राजनीति में क्या विकास हुआ। तो इसमें बताया इसके जैसे विद्वान आपको पता होगा, जैसे अगर मैं बताऊं
आपको बता दो डेविड ईस्टन, ठीक है ना। डेविड ईस्टन है, आमंड पोवेल है, यानी ये जो अभी वर्तमान में जो जैसे विद्वान है आप इसके बारे में जानते हैं, तो वही मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। आगे बात करते हैं गोल्डमैन, या हम एक और बात करें हेराल्ड लॉसवेल, जिसको लास्ट वेल भी कहा जाता है। ये वो विद्वान है जिसने तुलनात्मक राजनीति के वर्तमान दृष्टिकोण में विकास में योगदान दिया है। ये तुलनात्मक राजनीति के वर्तमान शरण से जुड़े हुए हैं और इन्होंने तुलनात्मक राजनीति में व्यवहार को ज्यादा प्रायोरिटी दिया। आपको पता होगा ना, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा तुलनात्मक राजनीति, आधुनिक राजनीतिक पद्धति की विशेषता के अंदर व्यवहारवादी पद्धति को हमने पढ़ा था, उत्तर व्यवहार को पढ़ा था। तो राजनीति का एडवांस वर्जन, जिसमें अब राजनीति की सिर्फ संस्थाओं का ही अध्ययन किया जाता है, राजनीति से जुड़े हर एक पहलू का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। जैसे अमेरिका की मतदान व्यवहार पॉलिसी क्या है, हमारे लोगों की मतदान पॉलिसी व्यवहार क्या है, उनकी संस्था हमारी संस्था में किस तरह से लोग राजनीति से जुड़ते हैं नहीं जुड़ते हैं। तो इस दौरान हम तुलनात्मक राजनीति के ज़्यादा व्यवहारिक होगी और तुलनात्मक अध्ययन को और ज़्यादा व्यवहारिक बना दिया, यथार्थवादी तुलनात्मक राजनीति हो जाती है। तो इस तरह से ये मैंने आपको बताया यहाँ पे तुलनात्मक राजनीति का विकास। समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं संविधानवाद, ठीक है। इसी बिना प्रश्न कोई भी किसी तरह का आधार मैं पूरा डाउट ना क्लियर करूंगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं संविधान। संविधान आपको पता है ज्यादातर संविधान लिखित होता है, तो इसलिए हम कहेंगे ठीक है। शासन संचालन के लिए नियमों का लिखित दस्तावेज और जिसमें जनता की संप्रभुता प्राप्त होती है। तो ऐसा दस्तावेज जो एक देश के कानून नियमों को संचालित करने का काम करता है, या हम कहें एक देश के लिए पूरी तरह से शक्तिशाली शासन व्यवस्था को संचालित करने वाला एक लिखित दस्तावेज, जिसमें नियमों का एक लिपिबद्ध किया गया, उसके आधार पर चलाया जाता है। तो वो दस्तावेज और ये संविधान जिसको वहाँ की जनता ने संप्रभुता प्रदान की है, तो इस अकॉर्डिंग संविधान होता है। बात करते हैं इसके प्रकार होगी, तो इसके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। पहला उत्पत्ति के आधार पर, संविधान उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा बात करें प्रथा एवं कानूनों के आधार पर, ठीक है। तीसरा बात करें संविधान में जैसे बात करते हैं, तो तीसरा जो इनका जो प्रकार होता है और जिसमें जो बदलाव अगर देखा जाए, तो तीसरे प्रकार में सिंपल का है कि परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान में परिवर्तनशीलता के आधार पर, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर संविधान 2 प्रकार का होता है। उत्पत्ति के आधार पर संविधान की बात करें तो 2 प्रकार का होता है। एक होता है विकसित संविधान। विकसित संविधान का उदाहरण दें तो इंग्लैंड का जो संविधान है वो विकसित संविधान है, क्योंकि ये निश्चित समय पर संविधान नहीं बना है। संविधान के बनने में काफी समय लगा है, यानी लगभग 1400 सालों के रिजल्ट का परिणाम का संविधान है। तो एक भारतीय संविधान को एक निश्चित समय पर संविधान सभा ने बनाया, वैसा संविधान नहीं है, ये विकास का परिणाम है। थोड़ा करके नियम कायदे से संविधान बना है। तो इस तरह से उत्पत्ति के आधार पर संविधान एक तो होता है विकसित संविधान, और दूसरा एक प्रकार होता है वो होता है निर्मित संविधान। निर्मित संविधान की बात करें तो निश्चित प्रक्रिया द्वारा किसी संस्था के नेतृत्व में
बना। ठीक है, जैसे भारत का संविधान, तो भारत या अमेरिका का जो संविधान है वह निर्मित संविधान है, क्योंकि इसको निश्चित समय पर एक संविधान सभा के द्वारा बनाया है, तो इसको बात करते हैं प्रथा और कानून के आधार पर। तो प्रथा और कानून के आधार पर आपको पता होगा कि किसी देश का जो संविधान है वो अगर प्रथाओं के आधार पर देखा जाए तो सिंपली कानून प्रथा के आधार पर संविधान होता है। एक तो होता है लिखित संविधान, पहले बात करें अलिखित। अलिखित संविधान विश्व में किसका है? इंग्लैंड का है। फिर बात करें प्रथा और कानून के आधार पर होता है लिखित संविधान। क्या होता है? लिखित संविधान। ठीक है, तो इस तरह से ये जैसे बात करें तो अमेरिका का उदाहरण ले लेते हैं सबसे बढ़िया से, भारत का वगैरह भी है। अब बात करें जाए विश्व का एक अनोखा अकेला अलिखित संविधान इंग्लैंड का है, और विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है अमेरिका का। तो यहाँ पर क्या होता है कि अलिखित संविधान में एक्चुअली ये होता है कि कागजों में कहीं लिखा हुआ नहीं, ऐसा नहीं, लिखा हुआ तो है लेकिन कोई एक फिक्स निश्चित समय पर किसी संविधान सभा ने नहीं बनाया। ये वहाँ की कुछ नियम, मतलब कुछ कायदे, परंपराएं, रीति रिवाज, संस्कृति, उन आधार पर अगर संविधान बनता है तो वो क्या कहलाता है? अलिखित संविधान। एक्चुअली हुआ क्या कि इंग्लैंड में राजतंत्र था, तो राजतंत्र के अंतर्गत राजा ने एक समय समय पर कुछ आदेश पारित किए, कोई अधिकार किसी को सौंप दिए, या देश के लिए कुछ सुधार करने के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई थी वो व्यवस्थाएं धीरे धीरे परमानेंट होगी और वही व्यवस्थाएं कागजों में लिपिबद्ध होकर लोगों को प्राप्त होती है। तो इस तरह से ये अधिकार का रूप बन जाती है, वो अधिक वो मतलब संविधान का एक अंग बन जाती है। तो फिर हम ये कहते हैं कि ऐसा संविधान अलिखित संविधान की श्रेणी में आता है। लिखित संविधान को समझ गए कि निश्चित समय पर एक संविधान सभा ने देश के लिए जरूरी कायदे कानूनों को एक लिपिबद्ध कर संविधान का रूप दिया, वो होता है लिखित संविधान। ठीक है, अब संविधान में परिवर्तन या संशोधन के आधार पर संविधान दो प्रकार का होता है। एक तो होता है लचीला संविधान, जो किसका आपको पता होगा, किसका है? इंग्लैंड का। इंग्लैंड का संविधान विश्व का सबसे लचीले संविधान की श्रेणी में आता है। ठीक है, दूसरा बात करें कि भाई परिवर्तनशीलता के आधार पर दूसरा होता है कठोर संविधान, जो विश्व का सबसे कठोरतम संविधान कौन सा है? अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका। जैसे भारत का है, दोनों भारत हैं। अब ये कैसे? तो मतलब ये होता है कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया के आधार पर डिसाइड होता है कि संविधान लचीला या कठोर होता है। जैसे ब्रिटेन का संविधान में जैसे कानून बनाता है वैसे संविधान में संशोधन कर लेते तो ये इजीली हो जाता है, ये लचीला संविधान हो गया। लेकिन अमेरिका के संविधान में संशोधन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बहुमत की जरूरत होती है, राज्यों के अनुसार की जरूरत होती है। नहीं वो तरीका जिसके द्वारा संविधान इजीली संशोधन नहीं होता है। या फिर हम कहें कि संविधान में संशोधन करने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है वो सामान्य कानूनों से अलग होता है, अलग प्रक्रिया होती है, उस आधार पर संविधान कठोर होता है। तो ये मैंने आपको समझाया था। ठीक है, अब बात करते हैं संविधानवाद क्या है। संविधानवाद सिंपल सा है, संविधान पर आधारित व्यवस्था या धारणा क्या कहलाती है? संविधानवाद। ठीक है, क्योंकि संविधानवाद में होता क्या है? संविधान से जुड़े विचार ही तो होते हैं, तो संविधानवाद है। लेकिन अगर बात करें कि भाई संविधानवाद का अर्थ क्या है, ठीक है, तो अर्थ में ध्यान रखिएगा, सिंपल सा दिया हुआ अर्थ का मतलब सीमित शक्तियों वाला शासन। सीमित शक्तियों वाला शासन क्या कहलाता है? संविधानवाद। यानी एक सिंपल थिंग है कि जिस देश का
संविधान होता है तो उस संविधान में वहाँ के बाकी जो भी व्यवस्था होती है, जैसे सरकार है या लोग है या कोई प्रशासनिक व्यवस्था है, तो वह सभी है वो संविधान के नियंत्रण में रहकर काम करती है। और यह उन संस्थाओं में, उन लोगों में और उन प्रशासनिक अधिकारियों में ये पहले से ही विचार व्याप्त होता है कि हम एक संविधान की बनी व्यवस्थाओं के अकॉर्डिंग राज कर रहे हैं, तो संविधान ने हमें नियंत्रित किया हुआ है, सीमित किया हुआ है। तो ये विचार, ये धारणा जो संविधान की बदौलत आती है और इसी के अकॉर्डिंग वह किसी देश का शासन है वो सीमित रूप में संचालित होता है, तो ये पूरी तरह से यही विचार संविधानवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? संविधानवाद कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है एग्जाम के लिए, उसकी बात करेंगे। तो बात करते हैं अलग अलग देशों के संविधान की विशेषताओं के बारे में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आगे हम जो बता रहे हैं आपको विभिन्न देशों के संविधान के बारे में बताएंगे कि भाई अलग अलग देशों के संविधान की क्या क्या विशेषताएं रही हैं उनके बारे में। तो फिलहाल मैं आपको एज ए कंपेरिजन के तौर पे बता दूं। सभी देशों की कंपेरिजन विशेषता, ठीक है। एक तो हम बात करेंगे ब्रिटेन। यहाँ पे लिखो तो संविधान की विशेषता। ब्रिटेन हो गया, ठीक है। अमेरिका, चीन, फ्रांस और स्विट्जरलैंड। तो हम एक साथ इन सभी देशों के संविधान की विशेषताओं को तो पढ़ेंगे कंपैरिजन के रूप में, क्योंकि अपना ये बुक है वो तुलनात्मक अध्ययन के रूप में ये, ठीक है। तो ये बात करते हैं। वैसे ध्यान रखिएगा कि ये अपनी टेस्ट कोर्स क्लास है, तो मतलब एक ही क्लास में काफ़ी सारा करवाऊंगा मैं। अगर आपको मान लीजिए कोई डाउट है, कोई समझ में नहीं आ रहा है या कोई ऐसी चीज़ है जो आपके रह जाती है दिमाग में, तो आपको फिर खुद मेरे चैनल पर आकर वहाँ पर कोई कमेंट या विजिट करना होगा, ताकि वहाँ से आपको कोई डाउट है उसका मैं सटीकली उत्तर दे पाऊँ। क्योंकि यहाँ पर मेरे रिप्लाई है वो कम आते हैं। अगर आपको आपके डाउट के रिप्लाई चाहिए तो इसलिए आपको खुद मेरे चैनल पर आना होगा, मी एंड माई यूट्यूब क्लास, ठीक है। बात करते हैं इन सभी अलग अलग देशों के संविधान की विशेषताओं के बारे में। तो बहुत ही सटीक विशेषता, सिंपल विशेषता, और ध्यान रखिएगा कि इनकी जो विशेषता है वह विशेषता लगभग कॉमन है, थोड़ा थोड़ा फर्क है हर देश के संविधान की विशेषता में, तो वही मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करें ब्रिटेन का, ठीक है ना। 5 विशेषता मैं सबकी बताऊंगा। तो पहली बात करते हैं ब्रिटेन का संविधान है विकसित संविधान है। क्या है? विकसित संविधान। ये तो मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन का संविधान है किसी संविधान सभा ने बनाया है। ये 1400 सालों का एक परिणाम है, समय दर समय इसमें विकास हुआ है, तो इसलिए ब्रिटेन का संविधान क्या है? विकसित संविधान है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें सबसे बड़ी विशेषता, ये जो संविधान है, इस संविधान की विशेषता है ये अलिखित संविधान है। क्या है? अलिखित संविधान है, ठीक है ना। इसको इस संविधान को एक संविधान सभा ने निश्चित समय पर उनके सदस्यों ने लिखा नहीं गया है, बल्कि ये 1400 सालों के विकास का परिणाम है, जिसमें इन देश की रीति रिवाज, परंपराएं, कुछ आदेश और कानून, ये सभी समय समय पर आदेश समय समय पर दिए गए और ये संविधान के अंतर्गत इसका हिस्सा बनते गए, तो इसलिए अलिखित संविधान होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके संविधान की विशेषता। तो ये जो संविधान है इंग्लैंड का, वो सबसे लचीला संविधान है। क्या है? सबसे लचीला संविधान है। चौथी बात करें तो इस संविधान की सबसे बढ़िया एक विशेषता ये रहती है, मतलब जैसे विशेषताओं की बात करें तो ये है कि इस देश में इस संविधान के बड़ी संसदात्मक व्यवस्था अपनाई गई। कौन सी? संसदात्मक शासन व्यवस्था। यानी इंग्लैंड में कौन सी शासन व्यवस्था है? राजतंत्र है, लेकिन अगर मूल रूप में देखा जाए तो संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई
है। इसके अलावा यहाँ पे संसदीय संप्रभुता है। इसका मतलब है कि नॉर्मली क्या है कि इंग्लैंड की सर्वाधिक शक्तिशाली संसद है, वह स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। तो यानी इसके संविधान ने इस संसद को इतना पावरफुल बनाया है। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर से देख लीजिए, एकात्मक शासन व्यवस्था, यानी इंग्लैंड में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं, एकात्मक। एकात्मक का मतलब होता है कि केंद्र राज्य में केंद्र सरकार शक्तिशाली हो, पूरी शक्तियों का केंद्र देश को चलाने की पूरी शक्ति को केंद्र सरकार के पास होती है, तो इसको हम कहते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था। और एक बार लिख लीजिए, द्विदलीय परिधि, यानी इंग्लैंड की शासन व्यवस्था में संविधान में पहले से राजनीतिक घटनाक्रम में दो दलों को मान्यता दी गई है, अनुदान दल और मजदूर दल, हमेशा दो दल की राजनीति में शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अमेरिका के संविधान की विशेषताओं को। तो सिंपली दिया हुआ है कि अमेरिका के संविधान की विशेषताएं, इसको नियमित किया गया है, और ये संविधान क्या है, लिखित संविधान। क्या है, लिखित संविधान। पहली विशेषता होगी कि अमेरिका संविधान फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1787 में हुआ था, उस सम्मेलन के द्वारा इनका संविधान बना है। तो इस तरह से ये संविधान लिखित और लिखित संविधान हो गया। ठीक है, बहुत अच्छी विशेषता के रूप में याद रखिएगा इसको। इसके अलावा कहें तो ये संविधान की एक अच्छी अनूठी विशेषता है कि सबसे यहाँ के सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान, सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान, मतलब क्योंकि इनके संविधान में सिर्फ और सिर्फ मात्र 7 अनुच्छेद ही हैं। जैसे बात करें भारत के जो 95 अनुच्छेद है, तो विश्व के बाकी देशों के मुकाबले देखा जाए तो अमेरिका का संविधान सबसे छोटा संविधान की श्रेणी में आता है, सबसे छोटा। इसके अलावा बात करती जाए तो यहाँ पर इनके संविधान में संशोधन के आधार पर मैंने बताया था, ये कठोर संविधान है। कैसा संविधान है, कठोर संविधान है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करती जाए तो यहाँ पर ये भी कहा गया है कि यहाँ पर न्यायिक सर्वोच्चता है। न्यायिक सर्वोच्चता है मतलब ये है कि यहाँ पर जो सरकार है वो अपने स्तर पर काम करती है, न्यायालय भी अपने स्तर पर काम करती है, दोनों में स्वतंत्रता है। अगर सरकार है वह संविधान के विपरीत काम करती है तो न्यायपालिका उनके कानूनों का पुनरावलोकन उसको रद्द भी कर सकती है, और न्यायपालिका को संविधान की रक्षा और मौलिक अधिकार की रक्षा का काम सौंपा गया है, साथ ही संघात्मक व्यवस्था का काम सौंपा गया है। इसलिए न्यायपालिका यहाँ की सर्वाधिक शक्तिशाली सर्वोच्च न्यायपालिका है। इसके अलावा यहाँ पर शासन व्यवस्था कैसी है, तो संविधान के अकॉर्डिंग अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। किसकी, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पर इनके संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। किन अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का। नेक्स्ट बात करें तो अमेरिका में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं, कैसी शासन व्यवस्था है, संघात्मक शासन व्यवस्था, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर देश को चलाते हैं, दोनों में शक्ति को बंटवारा होता है, वो कहलाती है संघात्मक शासन व्यवस्था। बात करते हैं अब चीन के संविधान की, यानी चीन के संविधान की क्या विशेषता है, तो वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ इनके संविधान की विशेषता को। तो पहला तो ये हम कहेंगे कि संक्षिप्त संविधान है। संक्षिप्त संविधान का मतलब होता है कि छोटा संविधान, अमेरिका से भी छोटा नहीं, लेकिन बाकी देशों से अगर तुलनात्मक रूप में कहा जाए तो ये संविधान छोटा है, क्योंकि इनके संविधान में ओनली 138 धाराएं, कितनी धाराएं, 138 धाराएं और 4 अध्याय हैं, 4 अध्याय हैं, तो ये छोटा संविधान हो गया। इसके अलावा इस संविधान को उनकी एक स्थायी समिति और जनवारी कांग्रेस के द्वारा बनाया गया है, तो ये नियमित और लिखित संविधान है। नियमित और लिखित संविधान है, ये विशेषता के तौर पे। अगर अब नेक्स्ट देखा जाए तो यहाँ की बहुत अच्छी विशेषता है, वो ये है कि अगर ये संविधान दिखने में तो कठोर है लेकिन व्यवहार में लचीला है। लचीले का समन्वय, ठीक है, ये इनके चीन के संविधान की विशेषता हमारे सामने प्रकट हो रही है। इसके अलावा बात करके जाए तो ये एकात्मक शासन प्रणाली को अपनाता है। कौन सी एकात्मक शासन प्रणाली, यहाँ पे कैसी शासन व्यवस्था है, एकात्मक
शासन प्रणाली पूरी तरह से इनके राज्यों और केंद्रों पर केंद्रीय सरकार की हावी और शक्तियों का पूरा जमाव केंद्रीकरण पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर एक दलीय व्यवस्था है। क्या है? इनके संविधान के अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि ये अलग विशेषता है कि हर देशों में 2 या अधिक दल होते हैं, लेकिन यहाँ पे चीन में एक दलीय विशेषता पाई जाती है। दलों का केंद्रीकरण होता है, दलियों की एक प्रकृति पाई जाती है, एक दलीय व्यवस्था होती है। ठीक है, एक दलीय व्यवस्था यानी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिस्ट पार्टी का ही राज होता है। संविधान में भी उनको एक संवैधानिक पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो बहुदलीय व्यवस्था होती है, कहीं द्विदलीय होती है, लेकिन चाइना में संविधान के अंतर्गत व्यवस्था की यहाँ पे एक दलीय व्यवस्था होगी। ठीक है, और कम्युनिस्ट पार्टी का जो अध्यक्ष होता है वो इसका राष्ट्रपति होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर बात करी जाए तो राष्ट्रपति पद की पुनः स्थापना की गई है। देखिए, चीन का 1978 का जो संविधान था, उस संविधान में क्या था कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद समाप्त कर दिया गया था, लेकिन नवीन संविधान में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद की पुनः स्थापना की गई है। तो इस तरह से इनकी ये संविधान की विशेषता हमारे सामने आती है। नेक्स्ट अगर अंतिम विशेषता की बात करूं तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जनवादी गणतंत्र है। यहाँ क्या है? संविधान की द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? जनवादी गणतंत्र की व्यवस्था की गई। ठीक है, अब बात करते हैं सीधे फ्रांस के संविधान के बारे में कि भाई फ्रांस का संविधान है, उस संविधान की क्या विशेषता है, तो वो मैं आपको यहाँ पर जनरली इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताऊंगा। लेकिन फ्रांस के संविधान से पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्विट्जरलैंड के संविधान को थोड़ा समझ लें, क्योंकि स्विट्जरलैंड का संविधान काफ़ी यूनिक संविधान है। तो स्विट्जरलैंड के संविधान को आगे थोड़ा सा देख लीजिए पहले। तो सबसे पहले आप ये स्विट्जरलैंड के संविधान की तो वही विशेषता है जो यहाँ पर है। पहली विशेषता कि निर्मित और लिखित संविधान। विशेषता नंबर 1, निर्मित एवं लिखित संविधान। यहाँ का संविधान कैसा है? निर्मित और लिखित संविधान है, यानी यहाँ की एक स्थायी समिति के द्वारा उनके संविधान को बनाया है और निर्मित किया गया है। तो ये इनकी विशेषता होती है। नेक्स्ट आप बात करें तो इनके संविधान में संशोधन के आधार पर दिखता है ये संविधान कैसा है? कठोर संविधान है। संविधान की विशेषता क्या है कि यह संविधान कैसा है? कठोर संविधान है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर इसकी विशेषता है तीसरी, प्राचीनतम गणराज्य। विश्व के जितने भी गणराज्य को देखा जाए तो सबसे प्राचीनतम गणराज्य स्विट्जरलैंड का है। ये इनके संविधान में अनूठी विशेषता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में कभी भी राजतंत्र नहीं आया, कभी भी राजतंत्र नहीं आया। तो इस तरह से स्विट्जरलैंड का संविधान है वह सबसे प्राचीनतम गणतंत्रीय व्यवस्था का एक उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाएंगे। कौन सी? लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था के अध्यात्मक शासन चलो संघात्मक शासन व्यवस्था ले लीजिए। संघात्मक शासन व्यवस्था होती है यानी केंद्र और राज्य में इन शक्तियों का बंटवारा होता है, दोनों मिलकर देश को चलाते हैं। तो इनके संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट बात करें पांचवी, तो पांचवी में यहाँ पर कहूँगा कि यहाँ पर संस्थात्मक एवं अध्यात्मक शासन व्यवस्था का समन्वय। क्या है समन्वय? यहाँ पर संस्थात्मक शासन व्यवस्था भी पाई जाती है और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था भी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुल कार्यपालिका है। यहाँ पे वास्तविक कार्यपालिका शक्ति या प्रधान शक्ति पाई जाती है और साथ ही साथ वहाँ पर संसदीय व्यवस्था भी मजबूत पाई जाती है। दोनों की व्यवस्था दोनों ही मौजूद है। जैसे भारत में संसदीय व्यवस्था है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, लेकिन दोनों का विशेष रूप यहाँ पर स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ पर बहुल कार्यपालिका सबसे अलग विशेषता, बहुल कार्यपालिका जहाँ पर राष्ट्रपति नाम मात्र एक होता है, लेकिन राष्ट्रपति की शक्तियाँ वो 7 व्यक्तियों के पास होती है, तो उसको बहुल
कार्यपालिका कहा जाता है। बहुत बड़ी अच्छी विशेषता के रूप में इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये धर्मनिरपेक्ष राज्य, साथ साथ एक अंतिम विशेषता इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। स्विट्जरलैंड देश संविधान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है, क्योंकि यहाँ की जो संघीय सरकार है वो भी जनता के द्वारा निर्वाचित होती है, और यहाँ की जो सरकार है वो प्रत्यक्ष रूप से मतलब यहाँ की जो जनता है वह प्रत्यक्ष रूप से शासन की गतिविधियों में भाग लेती है, कानून बनाने में लेकर हो या हर तरह की गतिविधियों में लेकर हो। तो यहाँ की जो सरकार है वह प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्य में भाग लेती है, और इनके संविधान की विशेषता यहाँ पर प्रकट होती है, ठीक है। ये वाली आपको समझ में आ गई। अगर आगे हम बात करें तो फ्रांस के संविधान की विशेषता वो ले लेते हैं, और फ्रांस के संविधान की विशेषता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा। तो आगे आ जाएगा यहाँ पर फ्रांस में वर्तमान में पंचम गणतंत्र, पंचम ठीक है। तो पंचम गणतंत्र है, और पंचम गणतंत्र की जो स्थापना है वो 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में हुई थी। तो पंचम गणतंत्र की स्थापना यानी फ्रांस में पांचवा गणतंत्र है, पांचवें गणतंत्र के संविधान को लागू किया गया है। तो यहाँ की सबसे पहली विशेषता क्या है कि संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख किया गया है। संविधान में किसका उल्लेख किया गया है? प्रस्तावना। किसका उल्लेख किया गया है? प्रस्तावना का उल्लेख किया गया है, और ये प्रस्तावना में इनके संविधान के उद्देश्य लक्षण को प्रकट किया गया है, तो ये इनके संविधान की विशेषता हो जाती है। इसके अलावा कहेंगे ये संविधान लिखित, ये संविधान लिखित संविधान है, लिखित समय में लिखा गया है, और इस संविधान में कठोरता पाई जाती है, संशोधन इजीली नहीं होता है, क्योंकि 3/5 प्रावधानों के तहत इसमें संशोधन होता है। तो इस वजह से इनका जो संविधान है कठोर है। साथ ही साथ हम कहेंगे ये संविधान को संकट काल का शिशु, संकट काल का शिशु है। इसका मतलब ये है कि स्वतंत्र गणतंत्र यहाँ पर लागू था उस समय, वहाँ पर गृह देश की एकता अखंडता को टेंशन मतलब माहौल खराब था, क्योंकि यहाँ पे पोलिंग तंत्र और सामान्य जनहित में ये विद्रोह यानी गृह युद्ध हो गया था। एक तरफ गृह युद्ध हो रहा था, एक तरफ मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि एक की विजय हुई थी और दूसरे का पतन हुआ था। तो एक तरफ से हंसी खुशी का माहौल था, एक तरफ विद्रोह का माहौल था। एक तरह से देश के बनाने की स्थिति हो रही थी, एक तरफ देश को बिगाड़ने की परिस्थितियां हो रही थी, यानी युद्ध, तनाव और इस तरह के वातावरण में इसका जन्म हुआ है। तो इस तरह से ये संविधान कैसा है? संकट काल का शिशु कहलाता है। नेक्स्ट बात करें तो इनके संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इनके संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, क्योंकि आपको पता होगा फ्रांस की क्रांति जो हुई थी 1789, उसी क्रांति के द्वारा फ्रांस की क्रांति का विधान हर देश में व्याप्त है कि यहाँ पे स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व की भावना के द्वारा ये यहाँ पर लोकतंत्री व्यवस्था को स्थापित करके मतलब गणतंत्री व्यवस्था को स्थापित किया गया था, और इसी के तहत यहाँ पे अधिकार भी मिले थे। नेक्स्ट बात करते हैं पांचवी विशेषता, ये वाली विशेषता सेम है कि यहाँ पर भी संसदात्मक और अधिष्ठात्मक व्यवस्था दोनों पाई जाती है। संसदात्मक और अधिष्ठात्मक व्यवस्था दोनों पाई जाती है, तो ये विशेषता आप ध्यान रखिएगा यहाँ का। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर संवैधानिक परिषद की व्यवस्था जो अलग विशेषता आपको बता दें। संवैधानिक परिषद की व्यवस्था यानी यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो एक संस्था है वो लगभग सभी देशों में नहीं है, तो इस तरह से ये अलग विशेषता क्यों? क्योंकि ये संवैधानिक परिषद है, उसमें 9 सदस्य 9 साल के लिए होते हैं और प्रति 3 वर्ष बाद एक तरह से रिटायर्ड होते हैं। इस संवैधानिक परिषद का काम क्या है कि चुनाव करवाना, जनमत संग्रह या कानून की वैधानिकता की जांच करना, और साथ ही साथ संवैधानिक परिषद का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि चुनाव व्यवस्था का निरीक्षण और उसका परिणाम घोषित करना। तो इस तरह से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको एक साथ ये अपने 500 ही देशों के संविधान की विशेषताओं को शॉर्ट एंड संक्षिप्त में समझा दिया है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अगर ये समझ में आया है तो क्लास को आगे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आगे वाली
या डायरेक्ट मेरे से किसी भी तरह का कोई भी अगर हेल्प सुझाव चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको डायरेक्टली मेरे क्लासेज पर मेरे चैनल पे आना होगा। और आपको मैंने पहले कहा कि मेरे जो क्लास का है मी एंड माई यूट्यूब क्लास, ये मेरी क्लास है मी एंड माई यूट्यूब क्लास, जहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली मिलूंगा और वहाँ पर आप अपने डाउट मुझसे शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज अपनी क्लास कंटिन्यू हो रही है। तो अब बात करते हैं, ये अगर चीज़ आपको समझ में आ गई है तो आगे मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट जो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ज़रूरी होता है और एग्ज़ाम में आएगा, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि लगातार बोलते हैं तो पानी पीना जरूरी होता है, नहीं तो गिलास हो जाएगा और बैटरी डाउन हो जाएगी और आपको पढ़ा भी नहीं पाऊँगा। आप सभी ये उम्मीद आस लगा के बैठे हैं। तो अब बात करते हैं ब्रिटेन का एक प्रश्न आएगा आपके, सम्राट एवं राजमुकुट में अंतर। सम्राट और राजमुकुट में अंतर बताइए। अगर ये प्रश्न आए तो आप क्या करेंगे, बताइए। ये प्रश्न आए तो आप क्या करेंगे? तो सिंपली आपको बताएं कि सम्राट एक व्यक्ति विशेष होता है और राजमुकुट उसकी शक्ति का एक परिचायक होता है। क्या होता है? परिचायक। यानी यहाँ पर मैं आपको पॉइंट के जरिए समझा देता हूँ। तो सम्राट एक व्यक्ति होता है, राजमुकुट एक संस्था होती है। देखिए, अगर सिंपली ऐसा बताऊं कि सम्राट एक व्यक्ति विशेष होता है जो आता है और चला भी जाता है, लेकिन राजमुकुट एक शक्ति का परिचायक होता है कि भाई वो राजमुकुट जिसके पास होगा वह एक संस्था के रूप में काम करेगा, वास्तविक शक्ति है। देखा जाए तो राजमुकुट एक व्यक्ति विशेष होता है जो समय पर अपने राज्य में शासन करता है, लेकिन राजमुकुट एक संस्था होती है। जैसे हम कहें संसद, तो संसद राजमुकुट का एक रूप है, संसद का ही राजमुकुट का ही रूप संसद होती है, क्योंकि ये संस्था है और ये कभी समाप्त नहीं होती। लेकिन सम्राट तो एक व्यक्ति विशेष होता है जो समय अंतर मरता है और दूसरा व्यक्ति बनता है, लेकिन राजमुकुट हमेशा स्थायी रहता है। राजमुकुट एक संस्था होती है जो एक स्थायित्व के रूप में स्थापित होती है, क्योंकि राजमुकुट के अंदर में सिंपल उदाहरण बता दिया है कि विधायिका, प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियों का एक केंद्रीकरण पाया जाता है। बात करते हैं दूसरा इसका अंतर जो एग्जाम के लिए है। सम्राट स्थायी है, राजमुकुट सम्राट अस्थायी है। मैंने बताया सम्राट अस्थायी, लेकिन राजमुकुट जो होता है, अभी आपको उत्तर ऑटोमेटिक आ रहा होगा, राजमुकुट स्थायी क्या है? स्थायी है, क्योंकि सम्राट का व्यक्ति विशेष होता है, एक मानव की तरह जो आता है और चला जाता है, उसके बदले दूसरा आता है। लेकिन राजमुकुट एक संस्था है, जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, ये इनको एक राजमुकुट की व्यवस्था प्रदान की गई है। और इस तरह से देखा जाए तो राजमुकुट स्थायी है, हमेशा परमानेंट होता है। क्या होता है? क्योंकि इसका उदाहरण आपको संसद की तरह दिया, इसे समझ में आ रहा होगा कि ये एक परमानेंट होती है, शक्ति का परिचायक होता है। तो यहाँ पर कहें कि एडवर्ड हेनरी तथा जॉर्ज की मृत्यु हो सकती है, लेकिन सम्राट सदैव जीवित रहता है। सम्राट मतलब वो राजमुकुट। नेक्स्ट बात करें, सम्राट व्यक्तित्व है जबकि राजमुकुट सामूहिक है।
इंडिविजुअल होता है, लेकिन जो राजमुकुट होता है वह एक ग्रुप के रूप में होता है, यानी सामूहिक। क्या होता है? सामूहिक रूप का होता है। जैसे मान लीजिए संसद, तो संसद एक राजमुकुट का जो उदाहरण माने तो एक व्यक्ति विशेष थोड़ी होता है, ये तो पूरा समूह, एक मंडल होता है। तो इन दोनों में फर्क है कि सम्राट तो व्यक्ति विशेष होता है, जबकि राजमुकुट एक सामूहिक व्यवस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इनमें चौथा अंतर। तो वास्तविक प्रशासन में सम्राट शक्तिहीन है। ये तो आपको पता होगा कि ब्रिटेन का सम्राट भारत की तरह, भारतीय राष्ट्रपति की तरह, यानी दिखने में तो वास्तविक शक्ति उसके पास है, लेकिन व्यवहार में देखें तो ये उसके पास शक्ति है ही नहीं। तो यहाँ पर यही है कि वास्तविक प्रशासन में सम्राट शक्तिहीन है, क्योंकि वास्तविक शक्ति का प्रयोग कौन करता है? राजमुकुट। तो राजमुकुट सर्वशक्तिशाली है, जबकि मुकुट सर्व शक्तिशाली है। समझ में आ गया? तो इस तरह से मैंने यहाँ पर आपको अर्थ क्लियर कर दिया है ताकि आप ध्यान रहे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात करते हैं आगे, जो आपके एग्जाम की वर्डिंग आती है, तो उसकी हम बात करें। अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश सम्राट की मध्य तुलना करते हैं, जिससे क्या होगा, आप अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में साथ साथ में सम्राट के बारे में जान जाएंगे। ठीक है, कंपेयर करते हुए। ओके, तो अब जानिएगा कि पहले तो हम बात करते हैं कि भाई अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश सम्राट के मध्य कॉमन चीज क्या है। ठीक है, यानी समानता। क्या बात करते हैं कि भाई दोनों के मध्य कॉमन चीज क्या है, दोनों में समानता क्या है, वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट में एक मात्र समानता ये है कि दोनों ही संबंधित राज्यों के प्रधान होते हैं। पहली, दोनों ही संबंधित राज्यों मतलब देशों के प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। तो ये पहली समानता इसमें है कि दोनों ही अपने अपने देश के प्रधान व्यक्तित्व के रूप में इस कार्यभार संभालते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे बात करें दोनों को कई सारे औपचारिक कार्य भी करने होते हैं, जैसे विदेशी राज्यों का स्वागत करना, समारोह उद्घाटन करना, स्वागत समारोह करना, औपचारिक भाषण देना। लेकिन दोनों में इससे महत्वपूर्ण अंतर भी है, क्योंकि ब्रिटिश सम्राट क्योंकि वैधानिक प्रदान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, ये औपचारिक कार्य करने के अलावा ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य नहीं करता है। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति में केवल राज्य और राष्ट्रीय प्रशासक का प्रमुख होता है। तो दोनों में एक ही समानता महत्वपूर्ण होती है, जो मैंने आपको बता दिया। बात करते हैं असमानता, तो भाई दोनों में असमानता के तौर पे क्या है। तो पहले तो है ब्रिटिश सम्राट नाम मात्र, जबकि अमेरिकी सम्राट वास्तविक प्रधान होता है। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्र का वास्तविक प्रधान होता है या प्रमुख। इसमें क्या है, प्रश्न आ जाए कि विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति कौन सा, वो अमेरिका ही है। हमारे यहाँ नाम मात्र राष्ट्रपति के पास पावर है, वैसा यहाँ पर
होती है। ठीक है, बात करें दूसरा, यानी दूसरा अंतर क्या है, तो इंग्लैंड का सम्राट राज्य करता है शासन में। वो सिर्फ राज्य करता, शासन संचालन करने का कार्य है वो आपकी संसदीय व्यवस्था करती है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको सिंपली समझ में आ गया होगा कि वास्तविक शक्तियों के रूप में देखा जाए तो इंग्लैंड का सम्राट शासन करता है, जबकि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, अमेरिका का राष्ट्रपति वो शासन का संचालन करता है। ठीक है, तो शासन का संचालन करता है, लेकिन दोनों में ये चीज आपको नेक्स्ट बात करें कि इंग्लैंड का राष्ट्रपति सम्राट के नाम से, यानी इंग्लैंड का शासन सम्राट के नाम से चलाया जाता है, तो इसके अलावा इसके पास कोई और नहीं होता। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति नहीं, बल्कि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति के पास होती है। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है। समझ में आ गया। बात करें इनके बदले चौथी, तो चौथी विशेषता के बारे में हम कहें कि ब्रिटिश सम्राट को संसद के द्वारा विधेयक पारित करने की अनुमति देनी होती है, और इसकी जरूरी भी है कि वो देता है, अन्यथा इसका कोई महत्व नहीं होता। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति को ये विलंबकारी अधिकार प्राप्त होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के पास क्या पावर होता है? विलंब का क्या होता है? विलंबकारी। यानी इसका मतलब ये होता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो होता है ना, वह कांग्रेस के द्वारा पारित विधेयक को तुरंत ही पारित कर उसे लंबे समय के लिए रोक भी सकता है। तो ये दोनों में अलग हो गया संचालन के रूप में। पांचवी जैसे बात करूँ तो यहाँ पर कि अमेरिका के राष्ट्रपति तथा उसके मंत्रियों के संबंध में सम्राट और उसके मंत्रियों के संबंध में भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि ब्रिटेन में सम्राट प्रशासन परामर्श देता है तथा निर्णय मंत्री करते, लेकिन अमेरिका में निर्णय राष्ट्रपति करता है। ओके, तो इस तरह से ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न था जो आपके सामने मैंने बताया, और इस प्रश्न के जरिए आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटेन के सम्राट के मध्य क्या समानता है, असमानता पाई जाती है। अब एक थोड़ा सा मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूँ जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और आपको ये ध्यान भी रखना है, एग्जाम के लिए आ भी सकता है, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जो ध्यान रखिएगा। स्विट्जरलैंड स्विच बहुल कार्यपालिका, या हम कहें संघीय सरकार। क्या कहेंगे? संघीय सरकार।
तो स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका पाई जाती है। और स्विट्जरलैंड के संविधान में अगर बात करें कि 100 अनुच्छेद की बात करें, ठीक है ना, स्विट्जरलैंड के अनुसार में अनुच्छेद के आर्टिकल में 174 से लेकर 187 तक बहुल कार्यपालिका के बारे में कहा गया है। ठीक है, और इसके अंतर्गत मतलब ये है कि अमेरिका में जैसे भारत के कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति विशेष के पास होती है, यानी भारत की कार्यपालिका शक्ति पता राष्ट्रपति होता है, हर देश में लगे एक आदि होता है, लेकिन स्विट्जरलैंड में अलग है। स्विट्जरलैंड में उनकी कार्यपालिका शक्ति है वह 7 व्यक्तियों के हाथों में होती है। तो इस तरह से संघीय सरकार के 7 सदस्य हैं वह एक साथ यहाँ पर होते हैं। और ये कार्यपालिका शक्ति 7 सदस्यों में होती है। इसलिए कार्यपालिका शक्ति प्रधान एक व्यक्ति के साथ है, इसलिए इसको बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। और इन सभी सदस्यों को समान अधिकार एवं शक्तियां प्राप्त होती है। ठीक है ना, समान शक्तियां और अधिकार प्राप्त होते हैं। इस तरह से यह कहें तो ये सभी एक समान शक्तिशाली होते हैं। और संघीय संसद की सदस्यता त्याग पत्र लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे संघीय सरकार अलग है और एक होती है संघीय संसद। संघीय संसद मतलब पार्लियामेंट, संघीय सरकार यानी कार्यपालिका। क्या है? कार्यपालिका। तो बात करें कि इन 7 सदस्यों के अंतर्गत इनका एक अध्यक्ष होता है। क्या होता है? इन 7 सदस्यों में से ही एक बनता है अध्यक्ष। क्या बनता है? अध्यक्ष। और बाकी 6 इसके सदस्य होते हैं। ये टोटल मिलाकर के 7 जने होते हैं, लेकिन 1 और 6 इन सभी को बराबर पावर प्राप्त होता है। लेकिन एज ए फॉर्मेलिटी के रूप में इन 7 में से एक को अध्यक्ष बना दिया जाता है, जो राष्ट्रपति नाम से जाना जाता है। लेकिन कुछ राष्ट्रपति नाम से जाने के बाद इसकी कोई विशेष पावर नहीं होता, पावर सभी के पास बराबर होता है। तो बात करें कि ये स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका के अंदर मान लीजिए जो भी व्यक्ति अध्यक्ष होता है या राष्ट्रपति होता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति के अलावा कहें, राष्ट्रपति के अलावा जो 6 सदस्य यानी बहुल कार्यपालिका, टोटल कितने मेंबर है यहाँ पर? 7 मेंबर है। तो जो राष्ट्रपति हो या जो 7 सदस्य हो, तो उनके बाद करें कार्यकाल के बारे में, तो इनका जो कार्यकाल है वो होता है 4 वर्ष। कितने वर्ष होता है? 4 वर्ष होता है। कितने? 4। लेकिन जो राष्ट्रपति पद के लिए होता है, जो अध्यक्ष होता है, तो इस समिति का जो संघीय कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वह अध्यक्ष ओनली 1 वर्ष के लिए होता है। फिर बारी से दूसरों की बारी आती है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो इनके वेतन भत्ते वगैरह नियत समय पर निर्धारित किए जाते हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इनकी शक्तियों के रूप में देखा जाए तो इनको समान शक्तियाँ प्राप्त हैं, जितनी स्विट्जरलैंड के संघीय सरकार को प्राप्त होती है, उसी तरह यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को वही बराबर शक्ति प्राप्त है। अब यहाँ पर क्या है कि संघीय सरकार और संघीय संसद दोनों अलग अलग होती है। संघीय सरकार मतलब कार्यपालिका, संघीय संसद यानी व्यवस्थापिका। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको आज काफ़ी इम्पोर्टेंट जो अब आज जो बताने डेफिनेटली वो तो एग्जाम में आएंगे, उसकी पूरी तैयारी कीजिएगा। और इसके अलावा अगर कोई चैप्टर बचता है तो वो आप अलग से तैयारी कर लीजिएगा। और बाकी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न बता दिए गए हैं और उस इम्पोर्टेंट प्रश्न से तैयारी कीजिएगा। और अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं मिल रहे हैं तो आप सीधे मेरे क्लास यानी मेरे मी एंड माई क्लास से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बता दिया जाएगा। अदरवाइज आपको यहाँ से भी प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। तो ये क्लास अगर अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जब दोबारा हम आपसे मिलेंगे आगे वाले जो इम्पोर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।